मध्य वर्ग के कमलेश और पूजा अपनी इकलौती बेटी कोमल और वृद्ध माता पिता के साथ बहुत ही सुकून के साथ अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। परिवार छोटा ही था, घर में जरूरत की सभी सुख सुविधाएं उपलब्ध थीं। ज्यादा की लालसा उनके मन में बिल्कुल नहीं थी। यदि कोई चाहत थी तो केवल इतनी कि अपनी बेटी को खूब पढ़ा लिखा कर बहुत ही अच्छा भविष्य दे पाएं। कोमल भी अपने माता पिता की इस चाह पर खरा उतरने की पूरी कोशिश कर रही थी। 10 वर्ष की कोमल पढ़ने में होशियार होने के साथ ही खेलकूद में भी बहुत अच्छी थी और जीत भी हासिल करती थी। वो स्कूल में सभी टीचर्स की चहेती बन गई थी। पूजा अपनी बेटी की पढ़ाई की तरफ बहुत ध्यान देती थी। उसे रोज पढ़ाना उसकी दिनचर्या का सबसे महत्वपूर्ण कार्य था। कमलेश ऑफिस से आने के बाद उसे खेलने बगीचे में ले जाते थे। रात को अपने दादा दादी के साथ कहानियां सुनकर उसके दिन का अंत होता था। इस तरह से उसकी इतने अच्छे संस्कारों के बीच परवरिश हो रही थी। कोमल 5वीं कक्षा में थी। वो प्रतिदिन बस से ही स्कूल आती जाती थी। पूजा रोज उसे बस में बैठाने और लेने आती थी। यदि किसी दिन बस आने में थोड़ी भी देर हो जाए तो पूजा बस के ड्राइवर को फोन लगा देती थी। बस से उतरते ही कोमल अपनी माँ को समझती, अरे मम्मी कभी कभी किसी बच्चों की माने आने में देर कर देती हैं, इसलिए देर हो जाती है। जब तक बच्चों की माने नहीं आती तब तक छोटे बच्चों को बस से नीचे भी नहीं उतरने देते। आप क्यों चिंता करती हो, हमारी बस में और स्कूल में सब लोग बहुत अच्छे हैं। अच्छा मेरी माँ, मैं समझ गई। कोमल के स्कूल में हफ्ते में 2 दिन खेलकूद का पीरियड होता था। इस पीरियड का बच्चे बहुत ही बेसब्री से इंतजार करते थे। कोमल को भी इंतजार रहता था। वह बहुत तेज दौड़ती थी। खेलकूद के टीचर सूरज सर, जिनकी उम्र लगभग 26-27 वर्ष होगी, हमेशा कोमल की तरफ सबसे ज्यादा ध्यान देते थे और उसकी पीठ थपथपाना, उसकी तारीफ करना सर की आदत में शामिल हो चुका था। छोटी कोमल भी उनके साथ बहुत घुल मिल गई थी। सूरज की नीयत इस बच्ची के लिए खराब हो चुकी थी। हवस दिन ब दिन उसके ऊपर हावी होती जा रही थी। अब वह मौके की तलाश में था कि किस तरह अपनी हवस को शांत करे। चंचल और सुंदर कोमल को अपना शिकार बनाकर स्वयं कैसे बच निकलना है, ये पूरी योजना एक षड्यंत्र के तहत सूरज के मनमस्तिष्क में चल रही थी। एक दिन कोमल को अपने पास बुलाकर उसने कहा, कोमल बेटा, अभी एक इंटर स्कूल कंपटीशन होने वाला है और तुम तो कितना तेज दौड़ती हो। मैंने उसके लिए तुम्हारा नाम लिखवा दिया है। अब तुम्हें और ज्यादा प्रैक्टिस करनी होगी। तुम ये बात अपने घर पर बता देना। कोमल सर के मुंह से यह सुनकर बहुत खुश हो गई। जी सर, मैं बहुत मेहनत करूंगी और जीतूंगी भी। मैं आज ही मम्मी पापा को ये बता दूंगी। मेरे घर में सब बहुत खुश हो जाएंगे। सर, हमें कब जाना है वह मैं तुम्हें बता दूंगा, और यह बात अपनी क्लास में अभी किसी को भी मत बताना, वरना सब ईर्ष्या करने लगेंगे। ठीक है सर, मैं किसी को भी नहीं बताऊंगी। हम जीतने के बाद ही सबको बताएंगे। हाँ बिल्कुल, सूरज ने उत्तर दिया। कोमल, लो चॉकलेट खाओगी? नहीं सर, मेरी मम्मी ने कहा है किसी से भी खाने की कोई चीज नहीं लेना। अरे लेकिन मैं तो तुम्हारा सर हूँ, मुझसे लेने के लिए तुम्हारी मम्मी कभी मना नहीं करेगी। अच्छा बोलो, तुम्हें क्या पसंद है, मैं तुम्हारे लिए वही चीज लेकर आऊंगा। नहीं सर, मुझे कुछ नहीं चाहिए। कोमल इतना कहकर वहाँ से चली गई। कोमल ने अपने घर जाकर जब इंटर स्कूल कंपटीशन की बात बताई तो घर में सभी लोग बहुत खुश गए। अब सूरज की बेचैनी बढ़ने लगी थी। वह जल्दी से जल्दी अपनी कामेच्छा पूरी करना चाहता था। बुधवार को खेलकूद के पीरियड के दौरान सूरज ने कोमल को बुलाकर कहा, कोमल, शनिवार को कंपटीशन है। तुम सुबह 9 बजे स्कूल यूनिफॉर्म पहनकर तैयार रहना। मेरे साथ 2 बच्चे और भी होंगे जो हमारे साथ ही चलेंगे। जी सर, कहकर कोमल जाने लगी। तभी सूरज ने उसका हाथ पकड़कर कहा, बेटा जीतना है, अपने सर की इच्छा पूरी करोगी ना? जी सर, मैं बहुत तेज दौड़ूंगी। कोमल ने घर पहुंचकर अपनी मम्मी से कहा।
मम्मी शनिवार को मेरी रेस है, मुझे यूनिफॉर्म पहन कर जाना है। सुबह 9 बजे सर आएंगे और खेलकूद खत्म होने पर सर ही मुझे वापस भी छोड़ देंगे। ठीक है कोमल बेटा, तुम हिम्मत से दौड़ना, डरना नहीं। हाँ मम्मी। आज शनिवार का दिन था। सुबह 9 बजे सूरज कार में 2 बच्चों को बैठाकर कोमल को लेने उसके घर आ गया। कोमल के मम्मी पापा उसे नीचे लेकर खड़े सूरज का इंतजार कर रहे थे। सूरज ने कार में बैठे बैठे ही कमलेश और पूजा को गुड मॉर्निंग कहा। वे कुछ पूछते उससे पहले ही सूरज ने कहा, कोमल बेटा जल्दी चलो, देर हो रही है। जी सर, कहकर कोमल कार में बैठ गई। तभी पूजा बोली, सर ध्यान रखना कोमल का। जी मैडम, आप चिंता न करें, मैं खुद कोमल को वापस छोड़ने भी आ जाऊंगा। कहकर सूरज ने कार चला दी। कुछ दूर जाकर उसने उन दोनों बच्चों को जो उसकी पहचान के थे, उतार दिया। इन बच्चों को वो यूं ही घुमाने के लिए ले आया था ताकि कोमल के माता पिता ऐसा समझे कि दूसरे बच्चे भी साथ हैं। अब कार में सूरज और कोमल ही थे। कोमल ने पूछा, सर वे दोनों बच्चे कहाँ गए? कोमल, पहले कह रहे थे कि हमें भी चलना है खेलकूद देखने, पर फिर पता नहीं क्यों कहने लगे हमें नहीं चलना, इसीलिए उन्हें छोड़ दिया। सूरज ने कार को काफी तेज रफ्तार से चलाकर एक सुनसान रास्ते पर डाल दिया। नन्ही कोमल सूरज के मन में चल रहे पाप से अनजान थी। इतना सोचने समझने की उसमें बुद्धि ही नहीं थी। वह तो बाहर की तरफ देखकर खुश हो रही थी। उसे सूरज सर पर विश्वास था, इसलिए डर का एहसास नहीं था। कुछ दूर जाकर सूरज ने झाड़ियों के बीच अपनी कार को रोक दिया। ये देख कोमल ने कहा, क्या हो गया सर, यहाँ तो जंगल जैसा दिख रहा है, हम यहाँ क्यों आए हैं? कोमल, लगता है कार खराब हो गई है, तुम पीछे की सीट पर बैठ जाओ, मैं कार ठीक करता हूँ। कोमल बात मानकर पीछे की सीट पर जाकर बैठ गई। सूरज इसी मौके की तलाश में था। वह भी जल्दी से पीछे आकर बैठ गया। सूरज ने कहा, कोमल तुम मुझे बहुत प्यारी लगती हो, आओ मेरे पास आओ, मेरी गोदी में आकर बैठ जाओ। नहीं सर, मुझे गोदी में नहीं बैठना, कोमल ने जवाब दिया। क्यों कोमल, क्या तुम अपने सर से प्यार नहीं करती? आ जाओ, मैं तुम्हें आज एक नया खेल सिखाऊंगा। नहीं, मैं गोदी में नहीं आऊंगी, मेरी मम्मी मना करती हैं। कोमल के इनकार करने पर सूरज उसे जबरदस्ती अपनी बाहों में भरने लगा। कोमल चिल्लाई, सर मेरी मम्मी मना करती हैं, आपने मुझे किस क्यों किया? कोमल, वो तो तुम्हारी मम्मा गंदे लोगों के लिए बोलती हैं, मैं तो तुम्हारा सर हूँ न। इतना कहते कहते सूरज आवेश में आ गया। छोटी सी कोमल और कुछ भी न कर सके, इसलिए अपने हाथों से उसके मुंह को बंद कर दिया। 6 फुट के ऊंचे पूरे जवान ने नन्ही सी बच्ची के कमजोर शरीर को अपने आगोश में भर लिया और जी भर कर उसके कमसिन नाजुक शरीर के साथ मनमानी कर अपनी महीनों की हवस को शांत करने लगा। कोमल दर्द से कराहती रही, छटपटाती रही, लेकिन कुछ कर नहीं पाई और कुछ कह भी नहीं पाई। अपनी हवस शांत कर लेने के बाद सूरज ने कहा, कोमल ये बात किसी को भी नहीं बताना। ये बात तुम अगर अपने घर पर बताओगी तो तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हें बहुत मारेंगे। सूरज ने बार बार प्यार से कहकर उसके दिमाग में ये भर दिया कि यह बात किसी को भी नहीं बतानी है। कमजोर पड़ चुकी कोमल खुद से कपड़े भी नहीं पहन पा रही थी। वह लगातार रो रही थी। तब सूरज ने खुद ही उसे कपड़े पहना दिए। कोमल के कोमल होंठ नीले पड़ चुके थे। उसकी ऐसी हालत देखकर सूरज ने उसे समझा, कोमल अपने घर जाकर कहना कि रेस के समय तुम बहुत जोर से गिर गई थी, इसलिए चोट लग गई है। कोमल कितनी भी छोटी हो, किंतु वो ये तो समझ ही गई थी कि उसके साथ ये बहुत ही बुरा हुआ है। वहाँ से निकलकर सूरज ने कोमल को उसके घर के पास ही छोड़ दिया और खुद तेजी से कार भगा कर चला गया। कोमल किसी तरह से कराहती हुई घर पहुंची और बैल बजाई। पूजा दरवाजा खोलने आई और कोमल की ऐसी हालत देखकर उसके मुंह से चीख निकल गई, क्या हुआ मेरी बच्ची को?
पूजा की चीख सुनते ही कमलेश भी वहां आ गया और अपनी बेटी को इस हालत में देखकर वह भी घबरा गया। कोमल को पूजा ने गले से लगा लिया, वो जोर जोर से रो रही थी। कमलेश और पूजा हैरान थे, डरे हुए थे। क्या हो गया बेटा? वे बार बार पूछ रहे थे, किंतु कोमल कुछ भी नहीं बोल रही थी, केवल रोती ही जा रही थी। आखिरकार कोमल ने उन्हें बताया, मम्मी, मैं रेस के समय बहुत ज्यादा जोर से गिर गई थी। मुझे बहुत चोट आई है, सब दुख रहा है, मुझे नींद भी आ रही है, मुझे सोने दो मम्मा। नहीं बेटा, चलो पहले मैं तुम्हें नहला देती हूँ, कपड़े बदलकर डॉक्टर को भी दिखा देते हैं। तुम्हारे होंठों पर कितनी चोट लगी है, कहते हुए कोमल का हाथ पकड़कर पूजा उसे नहलाने ले गई। कोमल को बाथरूम में नहलाते समय उसके कपड़ों पर खून के निशान देखकर पूजा चौंक कर चीख उठी, कोमल बेटा, ये ब्लड कैसे निकला तुम्हें? पूजा घबरा गई और टॉवल में लपेटकर कोमल को बाहर ले आई। उसने कमलेश को कोमल के कपड़े दिखाकर रोते हुए कहा, कमलेश, हमारी बच्ची के साथ। कमलेश ने बीच में ही उसे रोककर कोमल से पूछा, बेटा, तुम्हारे साथ क्या हुआ? किसी ने तुम्हारे साथ गंदी बात की है क्या? किसने किया? कौन था वह बताओ। कोमल ने डरी हुई आवाज में कहा, मैं रेस के समय गिर गई थी, इसलिए लग गई है पापा। तभी पूजा ने कहा, कोमल बेटा, सच बताओ, गिरने से ऐसी जगह पर चोट नहीं लगती। कोमल ने कहा, आप मुझे मारो ही ना मम्मा। मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं मारूंगी बेटा, कोई नहीं मारेगा, सब सच सच बताओ, तुम्हारे साथ क्या हुआ? मम्मा, सूरज सर ने कहा था कि यह बात किसी को भी मत बताना, वरना वे लोग तुम्हें मारेंगे। पूजा ने बहुत प्यार से पटाकर उससे सारी बात पूछी। कोमल ने रोते रोते सब कुछ बता दिया। माँ बाप की तो मानो दुनिया ही लुट गई। अपनी बेटी की ऐसी दुर्दशा पर वे दोनों फूट फूट कर रोने लगे। वे खुद को दोषी समझने लगे कि उन्होंने उस इंसान पर भरोसा ही क्यों किया। कोमल के दादा दादी भी अपनी पोती की ऐसी हालत देखकर रोने लगे। तभी कमलेश ने कहा, पूजा, चलो पुलिस में शिकायत दर्ज करा देते हैं, उस पापी को इस कुकर्म की सजा मिलनी ही चाहिए। किंतु पूजा ने साफ इनकार कर दिया। नहीं कमलेश, हम मध्यवर्गीय लोग हैं, यदि एक बार हमारी बच्ची के विषय में ये पता चल जाएगा तो समाज में उसका जीना मुश्किल हो जाएगा। लोग उसे अलग नजरों से देखेंगे और जब वो बड़ी होगी तो कौन करेगा इस दाग के साथ उससे शादी। तभी पूजा ने कोमल से कहा, कोमल बेटा, ये बात किसी को भी मत बताना, अपने होठों पर ताला लगा लो और जितनी जल्दी हो सके इसे भूलने की कोशिश करना। कमलेश ने जब डॉक्टर के पास चलने को कहा तो बदनामी के डर से पूजा ने मना कर दिया और कहा, घर पर ही दवा लगाकर ठीक करेंगे। कोमल सोचने लगी कि जो बात उसे सर ने कही थी कि किसी को भी नहीं बताना, वही बात मम्मी भी कह रही हैं। अपनी मम्मी की बात मानकर कोमल ने अपने होठों को तो सिल लिया, लेकिन अपने मन का वह क्या करे, जिससे वह घटना निकलती ही नहीं। उस भयानक घटना का खौफ हर समय उसके दिल में साया बनकर मंडराने लगा। कमलेश और पूजा ने मिलकर यह निर्णय लिया कि वे देवास छोड़कर कहीं और चले जाएंगे ताकि नए माहौल में कोमल ये सब भूल जाए। जल्द ही कमलेश ने स्कूल जाकर कोमल का नाम वहां से कटवा लिया और अपना ट्रांसफर भोपाल करवा लिया। वे देवास छोड़कर चले गए। शारीरिक तौर पर कोमल धीरे धीरे स्वस्थ हो रही थी, किंतु मानसिक तौर पर वह सदमे में ही थी। भोपाल आकर कोमल को स्कूल में दाखिला मिल गया। पूरा परिवार हर समय कोमल को खुश रखने की कोशिश में लगा रहता था। लाख कोशिश के बाद भी कोमल के चेहरे पर पहले की तरह मुस्कान नहीं आ पा रही थी। उधर कुछ दिनों तक सूरज छुट्टी पर ही रहा। जब उसे विश्वास हो गया कि उसके खिलाफ कहीं कोई शिकायत दर्ज नहीं की गई है, तभी उसने पुनः स्कूल आना शुरू किया। तब उसे पता चला कि कोमल ने तो स्कूल छोड़ दिया है और वो लोग कहीं और चले गए हैं। अब सूरज अपने द्वारा किए गए पाप के डर से मुक्त हो गया। ऐसे लोग शायद जानते हैं कि बदनामी के डर से पीड़ित लड़की का परिवार चुप्पी साध लेगा। धीरे धीरे समय व्यतीत हो रहा था।
कोमल अब बड़ी हो रही थी और बड़े होने के साथ ही वो ये भी समझ चुकी थी कि उसके साथ बलात्कार हुआ था। किसी से भी कुछ नहीं कहना, अपने होठों पर ताला लगा लो, ये शब्द उसे आज भी याद थे जो उसे परेशान कर देते थे। साथ ही उसे अपने पापा के शब्द भी याद थे कि उस पापी को इस कुकर्म की सजा मिलनी ही चाहिए। अभी तक वो अपने साथ हुई जबरदस्ती को भूल नहीं पाई थी। वक्त के साथ साथ कोमल की नफरत भी बढ़ती ही जा रही थी। वो अपने मन में अब तक ये दृढ़ निश्चय कर चुकी थी कि किसी भी कीमत पर उस चरित्रहीन इंसान से बदला लेना ही है। कोमल की ऐसी मनोदशा से उसका परिवार अनजान था। वे सब इस भ्रम में थे कि कोमल उस घटना को भूल चुकी है, लेकिन नफरत और बदले का ज्वालामुखी जो कोमल के अंदर धधक रहा था, उसका शांत होना इतना आसान नहीं था। धीरे धीरे 12 वर्ष बीत गए। अब तक कोमल की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी। अपने कॉलेज के कैंपस में चयनित होने के उपरांत नौकरी के लिए कोमल ने देवास का चयन किया, जहां वो इस खौफनाक घटना का शिकार हुई थी। कोमल का ये निर्णय देखकर कमलेश चिंताग्रस्त हो गए और फिर कोमल से पूछा, बेटा कोमल देवास ही क्यों? कोमल ने हंसते हुए जवाब दिया, पापा वही तो सबसे पास है, जब भी मन करेगा आसानी से यहाँ आपके पास आ सकूंगी। कोमल से बात करने के बाद रात में कमलेश ने पूजा से कहा, कोमल ने वही शहर क्यों पसंद किया? उसके पास और भी चॉइस थी, मुझे चिंता हो रही है। नहीं कमलेश, ऐसी तो कोई बात नहीं है, 12 वर्ष बीत गए हैं, तब वो बहुत छोटी थी, तुम बेकार में चिंता कर रहे हो। नौकरी ज्वाइन करने का वक्त आ गया और कोमल घर में सभी का आशीर्वाद लेकर चली गई। ऑफिस ज्वाइन करने के बाद वो उस स्कूल में पहुंची, जहां उसके बचपन की खौफनाक यादें जुड़ी हुई थीं। शिक्षिका के पद के लिए आवेदन पत्र देने के बहाने से वो कुछ टीचर्स से मिली और बातों ही बातों में खेलकूद की बातें छेड़ते हुए सूरज के विषय में पूछ लिया। तब उसे पता चला कि सूरज अब एक बहुत बड़े स्पोर्ट्स शोरूम का मालिक है। सूरज के विषय में ये सुनकर कोमल का खून खौल उठा। वो सोचने लगी कि उसकी जिंदगी बर्बाद करने वाला मौज की जिंदगी जी रहा है, किंतु अपनी उस गलती पर अब उसे अवश्य ही पछताना होगा। इतना बड़ा जाना माना शोरूम ढूंढने में कोमल को समय नहीं लगा। शोरूम के अंदर जैसे ही वो पहुंची, उसे सामने ही सूरज शान से बैठा हुआ दिखाई दिया। उसे देखते ही वो पहचान गई। वो थोड़ा सहम गई, किंतु तुरंत ही उसने अपने आप को संभाल लिया। एक साधारण सी ड्रेस में बिना मेकअप के भी वो बहुत सुंदर लग रही थी। कोमल को देखते ही सूरज की आंखें उस पर जा टिकी। सूरज को अनदेखा कर अंदर जाकर उसने सेल्समैन से कहा, जी बैडमिंटन के रैकेट दिखाइए। जी मैडम, अभी दिखाता हूँ। तब तक सूरज वहाँ आ गया और सेल्समैन से बोला, तुम बैंक जाकर चेक जमा करके आओ, कस्टमर को मैं अटेंड करता हूँ। कहिए मैडम, क्या चाहिए आपको? जी बैडमिंटन के रैकेट दिखाइए, कोमल ने जवाब दिया। जी जरूर, क्या मैं पूछ सकता हूँ आप किस स्कूल की तरफ से आई हैं? जी नहीं, मैं किसी भी स्कूल से नहीं आई हूँ, मुझे अनाथालय के बच्चों के लिए कुछ सामान चाहिए। अरे वाह, तो समाज सेविका हैं आप। जी आप ऐसा समझ सकते हैं। वाह, आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं, मैं आपको 20% का डिस्काउंट भी दूंगा। आप बस जल्दी से मेरा सामान पैक करवा दीजिए। अपना सामान लेकर कोमल बाहर निकल गई और एक गहरी सांस लेते हुए सोचने लगी कि जिस सुंदरता के पीछे उसका बचपन, हंसना खेलना इस इंसान ने छीना था, उसी सुंदरता से वह भी उसकी सारी खुशियां छीन लेगी। अब कोमल हर 3-4 दिन में सूरज के शोरूम पर आने लगी तथा कुछ न कुछ खरीद कर वह अनाथालय के बच्चों में बांट दिया करती थी। अपने शोरूम में कोमल को देखते ही सूरज का चेहरा खिल जाता था। अब तक 3 महीने बीत चुके थे और कोमल उससे बहुत अच्छी तरह बात करने लगी थी। वो जब भी कुछ खरीदने आती, सूरज तुरंत उसे अटेंड करने स्वयं चला आता। धीरे धीरे बातचीत का सिलसिला बढ़ने लगा और दोस्ती में बदल गया। कोमल ने सूरज को अपना नाम रिया बताया था। अब तक वे दोनों एक दूसरे का फोन नंबर भी ले चुके थे।
सूरज महसूस कर रहा था कि उसे रिया की तरफ से बराबर लिफ्ट मिल रही है। उसकी हिम्मत भी बढ़ रही थी। अब उसे रिया का बेसब्री से इंतजार रहता था, जिसे कोमल समझ रही थी। इसलिए अपनी योजना को आगे बढ़ाते हुए कोमल ने शोरूम पर आना बंद कर दिया ताकि सूरज की बेचैनी बढ़ती जाए, वो उसका इंतजार करता रहे। 1 सप्ताह तक उसके नहीं आने पर सूरज ने उसे फोन कर ही लिया। हेलो रिया, क्या हो गया है? तुम कितने दिनों से शोरूम पर नहीं आई? मेरी तबीयत थोड़ी खराब है। सूरज, अरे मुझे क्यों नहीं बताया तुमने? डॉक्टर को दिखाया या नहीं? मैं लेकर चलता हूँ। तुम अपने घर का पता भेजा, मैं तुरंत आ जाऊंगा। नहीं नहीं सूरज, उसकी जरूरत नहीं है। मैंने डॉक्टर को दिखा लिया है, अब मैं ठीक हूँ। कल मैं खुद शोरूम पर आऊंगी। अच्छा ठीक है, सूरज ने जवाब दिया। दूसरे दिन जब कोमल शोरूम पर आई, सूरज का चेहरा खिल गया और उसने कहा, उर्मी, मैं रोज तुम्हारा रास्ता देख रहा था। तुमने बहुत इंतजार करवाया, तुम्हें आज मेरे साथ डिनर पर चलना होगा। कोमल ने पहले तो मना किया, किंतु सूरज के ज्यादा आग्रह करने पर मान गई। तब सूरज ने कहा, उर्मी, मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगा। बचपन में सुना हुआ यही वाक्य उसे याद आ गया और उसने सूरज से कहा, ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। शाम को ठीक 7 बजे सूरज कोमल को लेने आया। कोमल नीचे खड़ी उसका इंतजार कर रही थी और तब उसे बचपन की बीती घटना याद आने लगी। नीली जीन्स, हल्के गुलाबी रंग के कुर्ते और खुले हुए बालों में कोमल बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। उसे देखते ही सूरज ने कहा, उर्मी, तुम बहुत ही सुंदर लग रही हो। थैंक यू सूरज, तुम भी बहुत हैंडसम लग रहे हो। ऐसा बोतले हुए कोमल कार में बैठ गई और दोनों होटल के लिए निकल गए। वहाँ सूरज ने पहले से ही टेबल रिजर्व कर रखी थी। यह उन दोनों की साथ में पहली डिनर की शाम थी। डिनर के बाद सूरज ने कोमल को उसके घर छोड़ दिया। इस तरह डिनर पर जाना अब दोनों के लिए आम बात हो गई थी। सूरज मन ही मन सच में कोमल से प्यार करने लगा था। यदि वो 2 दिन भी नहीं दिखे तो सूरज बेचैन हो जाता था। उसका तब किसी काम में मन नहीं लगता था। अब वो अपने प्यार का इजहार करना चाहता था। एक दिन उसने कोमल से कहा, रिया, आज मैंने कैंडल लाइट डिनर रखा है, तुम चलोगी ना? कोमल ने खुशी खुशी बिना संकोच के कहा, क्यों नहीं, जरूर चलूंगी। जब दोनों कैंडल लाइट डिनर पर गए, तब सूरज ने पहली बार होटल में कोमल का हाथ अपने हाथों में लेकर कहा, उर्मी, मैं तुम्हें प्यार करने लगा हूँ। कोमल बिल्कुल भी चौंकी नहीं और बोली, मैं जानती हूँ सूरज, तुम्हारी आंखों में मुझे मेरे लिए प्यार दिखाई देता है। प्यार तो मैं भी तुमसे करने लगी हूँ, किंतु तुम्हारी पत्नी, वह भी तो है ना। मैं किसी का जीवन बर्बाद नहीं करना चाहती। नहीं रिया, मैं वैसे भी अपनी पत्नी से अलग होने वाला हूँ। हमारे विचार बिल्कुल नहीं मिलते। वह भी मेरे साथ नहीं रहना चाहती। सूरज ने झट बोलते हुए सफाई दी। कोमल कुछ देर सोचने के बाद बोली, किंतु सूरज, मैंने अपने भविष्य का फैसला अपने मम्मी पापा पर छोड़ा है। हाँ तो ठीक है ना, तुम कहो तो मैं तुम्हारे पापा से बात करने आ सकता हूँ। इतना बड़ा शोरूम, बंगला, गाड़ी, सब कुछ है मेरे पास। आखिर वे मना क्यों करेंगे? ठीक है सूरज, मैं कुछ ही दिनों में घर जाने वाली हूँ, तब मैं पापा से बात करूँगी। कोमल के मुंह से प्यार का इकरार सुनने के बाद वो उसे किस करने की कोशिश करने लगा, किंतु कोमल ने उसे मना करते हुए कहा, नहीं सूरज, ये सब विवाह के बाद ही अच्छा लगता है। पता नहीं मेरे पापा तुम्हारे साथ विवाह के लिए हाँ बोलेंगे या नहीं, और मैं किसी को भी धोखा नहीं दे सकती। यदि मेरी शादी किसी और के साथ होगी तो ये किस मुझे शर्मिंदा करेगी। अपने आप को संभालते हुए सूरज ने कहा, हाँ तुम ठीक कह रही हो उर्मी, मैं बहक गया था, पर शादी किसी और से, ये बात तुम सोच भी कैसे सकती हो? हम इतना प्यार करते हैं तो हमारा मिलन तो निश्चित ही है। डिनर के बाद सूरज ने रिया को उसके घर छोड़ दिया। बिस्तर पर लेटकर कोमल अपनी योजना को सफल होता देख खुश हो रही थी।
किंतु आगे अब क्या और कैसे करना है, यह उसके समक्ष चुनौती भरा कठिन प्रश्न था। दूसरे दिन कोमल ने सूरज को फोन करके कहा, हेलो सूरज, मैं 1 सप्ताह के लिए अपने घर जा रही हूँ। सूरज ने बीच में ही उसे टोकते हुए कहा, उर्मी, 1 सप्ताह, मैं कैसे रहूंगा तुम्हारे बिना। सूरज, हमेशा साथ रहना है तो ये जुदाई तो सहन करनी ही होगी। मैं हमारी शादी की बात करने जा रही हूँ, आखिर मुझे भी तो जल्दी है ना। कोमल के मुंह से यह बात सुनकर सूरज खुश हो गया। कोमल अपने घर चली गई, सूरज से ये कहकर कि उसे फोन नहीं करना। 1 सप्ताह का कहकर गई कोमल 15 दिनों तक भी वापस नहीं आई। इधर सूरज की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। कोमल यही तो चाहती थी। अभी तक सब कुछ उसकी योजना के मुताबिक ही हो रहा था। 15 दिनों बाद कोमल वापस आई और उसने सूरज को फोन लगाकर बोला, सूरज, एक बहुत ही दुखद समाचार लेकर आई हूँ। शाम को डिनर पर मिलो तो तुम्हें सब विस्तार से बताऊंगी। शाम को डिनर पर कोमल को उदास देखकर सूरज ने पूछा, क्या हुआ उर्मी, घर पर मना तो नहीं कर दिया ना। बहुत ही उदास मन से कोमल ने उसे बताया, सूरज, मेरे पापा ने मेरी शादी तय कर दी है। यह क्या कह रही हो उर्मी, तुमसे बिना पूछे वे ऐसा कैसे कर सकते हैं। मुझे नहीं पता था सूरज कि मेरे मोहल्ले में रहने वाला राकेश बचपन से मुझे प्यार करता है। मैंने तो कभी उसके साथ बात भी नहीं करी। एक दिन उसने मेरे पापा से मिलकर कहा, मैं आपकी बेटी से बहुत प्यार करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मेरे पापा ने यूं ही उससे पूछ लिया कि क्या कर सकते हो तुम उसके लिए। राकेश ने कुछ देर सोचकर कहा कि मैं शादी से पहले ही अपना बंगला, सारी दौलत आपकी बेटी के नाम कर सकता हूँ। मेरे पापा चौंक गए और उन्होंने कहा कि यह क्या कह रहे हो, कथनी और करनी में बहुत फर्क है। तब सूरज, उसने सच में अपना बंगला मेरे नाम पर लिख दिया, हालांकि मेरे पापा ने उसे मना भी किया। पापा के मुंह से ये सब सुनने के बाद मैं कुछ कह ही नहीं पाई, क्योंकि मेरे मम्मी पापा दोनों बहुत ही खुश थे। मुझे समझते हुए उन्होंने कहा कि रिया, जो लड़का तुम्हें इतना प्यार करता है, सोचो तुम्हें कितना खुश रखेगा। मैं कुछ नहीं कह पाई सूरज ने बौखला कर कहा, इसमें कौन सी बड़ी बात है उर्मी, मैं भी अपनी पूरी दौलत तुम्हारे नाम कर सकता हूँ। प्यार के आगे दौलत की औकात ही क्या, और फिर तुम भी तो मेरी ही रहोगी ना। अपनी योजना को सफल होता देख कोमल ने खुश होकर कहा, मैं जानती हूँ सूरज, लेकिन राकेश ने तो अपनी सारी दौलत मेरे नाम कर दी है, उसे कैसे मना करें। कोमल, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे पापा से मिलकर उन्हें समझूंगा और जो कुछ भी राकेश ने दिया है उसे वापस कर देंगे। इस तरह बातें करते हुए दोनों ने डिनर पूरा किया और फिर सूरज ने कोमल को घर छोड़ दिया। सूरज की पत्नी पूजा को उसके अफेयर के बारे में पता था, इसीलिए उनके घर में रोज झगड़ा होता रहता था। सूरज जैसे ही अपने घर पहुंचा, पूजा ने गुस्से में पूछा, इतनी देर कहाँ थे सूरज, कोई फोन नहीं, कोई खबर नहीं, आखिर ऐसा क्यों कर रहे हो। तुम्हें क्या लगता है मुझे कुछ पता नहीं, धोखा देना और गलतियाँ करना तो तुम्हारी आदत ही है। पूजा बहुत ही स्वाभिमानी लड़की थी। उसने सूरज की इस हरकत के लिए उसे धिक्कारते हुए कहा, सूरज, तुम एक साथ 2 लड़कियों को धोखा दे रहे हो। कौन है उससे मुझे कोई मतलब नहीं, मुझे मतलब है तुमसे, और यह धोखा तुम मुझे दे रहे हो। मैं तुम्हारे जैसे घटिया धोखेबाज इंसान के साथ नहीं रह सकती। मैं उन लड़कियों में से नहीं हूँ जो पति को परमेश्वर मानकर इस तरह के अत्याचार घूंघट में रहकर ही सहन कर लेती हैं। यदि तुम्हें मुझसे नहीं किसी और से प्यार है तो मैं तुम्हें आजाद करती हूँ। इतने सालों में शायद मेरा प्यार तुम्हें कम पड़ गया। अच्छा ही हुआ हमें अभी तक कोई संतान नहीं हुई, वरना शायद मेरे पैरों में बेड़ियां पड़ जाती। सूरज पूजा की बातों का कोई जवाब नहीं दे पाया। उस पर तो अभी केवल रिया के प्यार का नशा चढ़ा हुआ था। कोमल के मन में चल रहे षड्यंत्र से अनजान सूरज उसी के साथ उसके माता पिता के पास गया।
वहां पहुंचकर सूरज ने रिया के पिता के समक्ष अपने प्यार का इजहार किया और शादी का प्रस्ताव रखा। किंतु कोमल के पिता कमलेश ने उसे टोकते हुए कहा, ये संभव नहीं है, मैंने रिया का रिश्ता तय कर दिया है। वो लड़का राकेश उसे बहुत प्यार करता है। मेरे मना करने के बाद भी उसने अपनी सारी दौलत इसके नाम कर दी है, मैं उसे कैसे मना कर सकता हूँ सूरज। लेकिन रिया तो मुझसे प्यार करती है न अंकल, राकेश से नहीं। ये तो रिया के साथ भी अन्याय ही होगा। यदि आप अपनी बेटी को खुश देखना चाहते हैं तो आप वह रिश्ता तोड़ दीजिए। मैं रिया से बहुत प्यार करता हूँ और उसके बिना जी नहीं पाऊंगा। मैं भी अपनी पूरी दौलत रिया के नाम लिखने को तैयार हूँ। कमलेश अब कुछ नहीं कह पाए और उन्होंने हाँ कह दी, क्योंकि इस षड्यंत्र में वे शुरू से ही कोमल के साथ थे। सूरज बहुत ही जोश में था। वो तुरंत ही वहाँ से जाने लगा और जाते जाते उसने रिया से कहा, रिया आई लव यू, तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी। मैं कल ही अपने वकील को साथ लेकर वापस आऊंगा और अपनी पूरी जायदाद तुम्हारे नाम कर दूंगा। फिर हमें विवाह के बंधन में बंधने से कोई भी रोक नहीं पाएगा। एक दिन की कह कर गया सूरज 3 दिन तक वापस नहीं आया और न ही उसका कोई फोन आया। इधर कोमल और उसके माता पिता बेचैन होने लगे। उन्हें लगने लगा कि सूरज कहीं कुछ समझ तो नहीं गया। कोमल बार बार उसे फोन कर रही थी, किंतु उसका फोन स्विच ऑफ ही आ रहा था। देखते देखते पूरा सप्ताह बीत गया, किंतु सूरज नहीं आया। तब कोमल घबराकर वापस देवास आ गई और सूरज से मिलने उसके शोरूम पहुंच गई। सेल्समैन ने उसे देखते ही कहा, रिया मैडम, सूरज सर के माता पिता की कार दुर्घटना में मृत्यु हो गई है। ये समाचार मिलते ही वो जबलपुर चले गए और उनका मोबाइल भी बंद आ रहा है। इतना सुनकर कोमल ने खेद व्यक्त किया और अपने घर चली गई। उसके मन में ये संतोष था कि जैसा वो सोच रही थी वैसा कुछ नहीं है। सूरज को कुछ भी पता नहीं चला। उसकी योजना असफल नहीं हुई। 1 सप्ताह और बीतने के बाद सूरज देवास वापस आया और सबसे पहले रिया से मिलने उसके घर पहुंच गया। बेल बजते ही कोमल ने दरवाजा खोला और सामने सूरज को देखकर ठंडी सांस ली। सूरज उसके कंधे पर सिर रखकर रोने लगा। कोमल ने उसे सांत्वना देते हुए पूछा, सूरज फोन क्यों नहीं उठाया तुमने? मैंने तुम्हें कितने फोन किए।